चलने वाली है, जो कि आज अ, अ, ये हरी संजीवनी की ट्रेनिंग चलेगी सॉइल हेल्थ की, जो कि एक मिट्टी का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें इंसानों का ट्रीटमेंट होता है, इसी तरह से मिट्टी का भी ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि मिट्टी को भी हम लोग ऐसा ऐसा पदार्थ दे रहे हैं, ऐसी ऐसी दवाएं दे रहे हैं, ऐसी ऐसी खाद दे रहे हैं कि मिट्टी भी जो कि उपजाऊ होती है वो बंजर की तरफ चली जाती है। तो हम इस पर आज बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग देखने वाले हैं, और जो भी किसान साथी हैं, जो भी किसान साथियों उनके टीम में हैं, उनको अगर अभी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं तो बहुत जल्द उनको कनेक्ट करा लें, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाली है। और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग आदरणीय डॉक्टर विजय बहादुर जी के माध्यम से। तो हम यहाँ पर लेट न करते हुए यहाँ पर बुलाना चाहते हैं आप लोगों के खतरनाक और जबरदस्त तालियों के बीच में आदरणीय डॉक्टर विजय बहादुर सर, प्लीज कमांड प्लीज जबरदस्त तालियों के बीच। थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आप सभी साथियों को जय आर सी एम। जय आर सी एम सर। इस सुबह के सेशन में हम आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं डॉक्टर इंद्रलाल जी को। वास्तव में सर बहुत ही शानदार आपकी लाइफ स्टोरी रही, जिससे हमारे बहुत सारे साथी बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। तो साथियों, आज जो जिस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है सॉइल हेल्थ, रवि सर इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि टाइम तो ज्यादा हो गया है। कंटिन्यू करें, थोड़ा फास्ट ही करें लेकिन कंटिन्यू करें, क्योंकि सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हरी संजीवनी का। एकदम लीजिए, सभी साथी रहेंगे, टेंशन नहीं। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। तो साथियों, सॉइल हेल्थ का, क्योंकि जब हमारी मिट्टी का हेल्थ ही नहीं सही रहेगा तो कितनी भी अच्छी बीज डाल दें, कितनी भी लागत लगा दें, उपज अच्छा होने वाला नहीं। आज का जो ये सेशन है ना, हकीकत किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेशन। और अगर आज इस सेशन को सही तरीके से आपने देख लिया और इस पे काम करना शुरू कर दिए तो आपकी फसलों का पैदावार कई गुना बढ़ जाएगा। तो आइए सर शुरू करते हैं। सर स्क्रीन शेयर। आप एक बार चेक करिए, ले रहा है कि नहीं? नहीं ले रहा है सर अभी। तो ये शेयर का ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा है इस समय। हम आपको एक काम करते हैं, होस्ट कर दे रहे हैं, आप शेयर करके फिर मीटिंग क्लोज करके हमको आप होस्ट कर दीजिएगा। ठीक है सर, ओके सर। ओके। तो साथियों, यस, हमने कंप्लीट कर दिया है, अब आप कर सकते हैं। ओके सर। स्क्रीन दिख रही है सर? तो साथियों, हम आज जिस प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं, हरी संजीवनी सॉइल हेल्थ। तो इस पे बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए और किसकी कमी से क्या होने वाला है, क्या हो जाता है। मिट्टी के भी कुछ गुण धर्म होते हैं साहब। इसके भौतिक गुण धर्म, रासायनिक गुण धर्म और जैविक गुण धर्म। अब भौतिक गुण धर्म इसमें देखेंगे कि जो पूरे स्पेस 40 से 60% और
सॉइल सॉलिड 50, मेटल यानी धातु 45% होता है, पानी का लेवल 20 से 30% होता है, और हवा का लेवल 20 से 30% होता है, और इसमें 5% ऑर्गेनिक भी होता है। अब भौतिक गुणधर्म में अगर ये सही मात्रा में हमारी मिट्टी में ना रहे तो क्या होगा? अगर ये सब कुछ सही सही मात्रा में हमारी धरती में है तो जैसे देख रहे होंगे आदमी का स्वास्थ्य सही होता है, ठीक उसी तरह से हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य सही होता है। अगर इसका संतुलन बिगड़ा तो जैसा आप देख सकते हैं कि जब एक इंसान का कितना पानी चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना विटामिन, कितना मिनरल्स, कितना फाइबर, अगर ये संतुलन बिगड़ता है, फैट का संतुलन होता है, तो इस तरह से इंसान भी हो जाता है, ठीक इसी तरह से मिट्टी भी हो जाती है। इसका पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अब हमारी मिट्टी में जो मुख्य पोषक तत्व लगते हैं, जैसा कि हमने उस दिन ही बताया था हरी संजीवनी की ट्रेनिंग में, कि नाइट्रोजन लगता है, फास्फोरस लगता है और पोटेशियम लगता है, और उससे थोड़ा जो कम लगता है वो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। लेकिन कुछ सूक्ष्म अन्य तत्व हैं, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमारी मिट्टी में लगातार कम हो रही, जैसे जिंक हम दे लेते हैं, लेकिन बोरान, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, इन सब तत्वों को न देने के कारण हमारी मिट्टी में ये कमी हो रही है, और ये सूक्ष्म तत्व बहुत थोड़े में चाहिए, बहुत थोड़े से चाहिए। लेकिन हमारे फसलों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे जिंक उनको मजबूत बनाने के लिए, आयरन उनमें संचार शक्ति बढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीजें बहुत ही आवश्यक है। और जब इनका संतुलन बिगड़ेगा तो ये क्या होगा कि जब इनका पीएच वैल्यू बिगड़ेगा तो ये आपस में कणें मिलने लगेंगी, कड़ी होने लगेंगी, जो कि पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर एक बहुत ही बड़ा जो रोल होता है जैविक गुणधर्म, यानी फायदेमंद जीवाणु, मित्र जीवाणु, जो कि उपजाऊ जमीन बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। पहले देखते थे हम लोग, जब इतना रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं होता था, तो खेत में केचुआ हुआ करते थे। अगर जो छात्र कृषि से पढ़े होंगे, एग्रीकल्चर से पढ़े होंगे, वो जानते होंगे कि केचुआ मृदा विन्यास का सबसे बड़ा साधन हो, और लगातार जब पेस्टिसाइड का प्रयोग होने लगा तो ये धीरे 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 खत्म होने लगा, और आज हमारी मिट्टी का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। उसका सबसे बड़ा जो रोल होता था कि जब वो चाल करके सुराग बनाते थे तो सूर्य की किरणें और ऑक्सीजन हमारी मिट्टी में जाकर के मिल जाता, जिससे उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती। अब जैसे अगर ये शक्ति ये जमीन को ना मिले तो जैसे इंसान के अंदर, इंसान के पेट में प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक होते हैं, वो मित्र बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन में पूरी तरह से सहायता करते हैं। अगर हमारी धरती में ये मित्र बैक्टीरिया नहीं रहे तो हमारे पौधों का पाचन बिगड़ जाएगा। और कहा जाता है कि पेट ठीक तो सब ठीक। अगर पौधों का पाचन बिगड़ा तो पौधे खुराक उठाएंगे तो लेकिन पचा नहीं पाएंगे, फिर उनके ऊपर रोग का प्रकोप होगा और बहुत सारी परेशानियां आएंगी। अब मिट्टी का जांच कैसे कराते हैं? अब थोड़ी सी इस पे बात करें कि मिट्टी का जांच कैसे कराते हैं।
हमें जिस खेत की मिट्टी का जांच कराना है, परीक्षण कराना है, तो वहां पे क्या करें कि वी शेप का एक गड्ढा बनाएं, लगभग 10 से 12 इंच। 1 एकड़ में अगर 1 एकड़ से आप जांच कराना चाहते हैं या कितना भी हो, तो चारों कोने से वी शेप का 10 से 12 इंच का गड्ढा बनाएं और उसे मिट्टी उसके निकाले अंदर, वो मिट्टी सब एकत्रित कर, और फिर उस मिट्टी और चारों कोने से निकालने के बाद बीच से भी निकाल, और सबको एक साथ मिला लें। फिर उसमें से जो कचरा है, पत्थर है, ये सारी चीजें साफ कर लें, और फिर उसे, उस मिट्टी को 4 बराबर हिस्से में बांट लें, और उसमें से एक हिस्सा लेकर के 4 हिस्से में से उसमें से एक हिस्सा लेकर के आप वहां पे उसे खूब छान लें, साफ कर लें, और अपने ब्लॉक पे जहां पे ये मिट्टी की जांच होती है या लैब में कहीं पे भी आपके नजदीक हो, तो वहां पे इसका जाकर के इस तरह से जांच करा सकते हैं। अब पौधों के अंदर आप जब देखेंगे तो पहले हम बीजारोपण करते हैं, वह अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद फिर थोड़ा सा और बढ़ता है, और बढ़ने के बाद उसमें फिर युवावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, फिर युवावस्था में आता है, और उसमें से जब फूल आने लगते हैं, और फिर वो मैच्योरावस्था में आता है फल लगने के लिए। अब ऐसी स्थिति में हमें चाहिए क्या कि ऑक्सीजन चाहिए पौधों को, इनका विकास सही तरीके से हो। ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन चाहिए, जो हम फिजिकल रूप से दे नहीं सकते, ये प्रकृति के हाथ में है। तो अगर हमारी मिट्टी का संतुलन सही रहेगा, तभी ये तत्व हमारी मिट्टी के अंदर जा सकते। दूसरा जो मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसके बाद जो थोड़ा कम मात्रा में चाहिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और सूक्ष्म जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। अब इन सारी चीजों को क्यों चाहिए ऑक्सीजन, क्यों चाहिए हाइड्रोजन, क्यों चाहिए कार्बन, ये तो प्रकृति से मिल जाएगा, लेकिन सूक्ष्म तत्व, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में जो साथी पढ़े होंगे वो जानते हैं कि क्या क्या चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, हरित लवक चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और नाइट्रोजन चाहिए। बिना इसके प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी होती नहीं, और जब हमारी धरती में सही मात्रा में हमारी मिट्टी का जो संतुलन है सही नहीं होगा, तो पौधों को नीचे से जो मिलने वाले कार्बन है और नाइट्रोजन है, ये मिल नहीं पाएगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी तरह से संपन्न नहीं होगी और पौधों का भोजन बन नहीं पाएगा। अब जैसा कि नाइट्रोजन, ये अन्य तत्व काम क्या करते हैं, नाइट्रोजन पौधों के संपूर्ण विकास में मदद करता है। और फास्फोरस क्यों चाहिए पौधों को, क्योंकि पौधों के जड़ों का विकास और फलों के विकास में फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है। यह पौधों की जड़ का विकास करता है और फलों में वृद्धि करता है। अगर फल छोटे छोटे हो जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा रोल होता है फास्फोरस की कमी। और पोटेशियम पौधों को
सशक्त बनाता है, सशक्त विकास में और पौधों को परिपक्व होने में मदद करता है। यह फलों के अंदर अन्न तत्व को भरने में काफी मदद करता है। पोटास की कमी होती है जब हमारी धरती में, तो लोग कहते हैं, किसान भाई ठेठ में बताते हैं, आप बात करेंगे कि पोटास इसलिए दिया जाता है कि दानों में चमक आ जाती है। तो दानों में चमक कैसे आएगी साहब? जब उसके अंदर अन्न तत्व होगा, उसके अंदर, जैसे गेहूं को ले लीजिए, बहुत से गेहूं के दाने सिकुड़े सिकुड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि जब वो फली लेने लगता है, दूध बनता है, तो उसमें पूर्ण रूप से उसकी उपस्थिति न हो पाने की वजह से जब वो दाना सूखने लगता है तो सिकुड़ जाता है। जैसे किसी इंसान के अंदर अगर पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसके स्किन सिकुड़ने लगते हैं, मसल्स झूल जाते हैं, नीचे लटक जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर पोटेशियम की कमी होती है तो हमारी फसलों का हाल हो। उसके बाद चाहिए कैल्शियम। पौधों में जो पेशियां हैं, पौधों में भी पेशियां, जैसे छाल होता है, उसी के माध्यम से पौधों को खुराक मिलता है, पत्तियों को भोजन मिलता है, तो ये पेशियों को मजबूत बनाता है। मैग्नीशियम, पौधों के अंदर क्लोरोफिल, हरित द्रव्य, यानी पौधों को हरा रखने के लिए जिस तत्व की जरूरत होती है वो होता है मैग्नीशियम। और सल्फर, जमीन से पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करके देने में ये मदद करता है। दूसरी चीज सल्फर का रोल ये होता है कि ये हमारे फसलों में खुशबू पैदा करता है। हम कहते हैं ना, बहुत से बीज आते हैं धान के, जैसे अभी पीछे धान की खेती बीती है, अभी उसपे किसान अब रबी की फसल गेहूं की बुवाई में लगे हुए हैं, तो बहुत सारे बीज वाले और बहुत सारे बीज ऐसे आए हैं कि भैया इससे खुशबू बहुत अच्छी होगी, तो उस अन्न में खुशबू भरने का काम और पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने का काम, ऐसे पोषक तत्व जो हमारी दानों में खुशबू पैदा करते हैं, हमारे फलों में खुशबू पैदा करते हैं, वो सल्फर करता है। जिन पौधों में जैसे हार्मोन्स, ऑक्सिन जैसे हार्मोन्स की निर्मित में मदद करता है, पौधों की संतुलित दूध वृद्धि होने में भी ये मदद करता है। आयरन, पौधों में क्लोरोफिल की निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉपर, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। अब हम विचार करें कि ऊपर के जो 6 खाद हैं इनको तो हम खूब देते हैं, लेकिन हमारे खेत में कॉपर, हमारी मिट्टी में कॉपर की मात्रा क्या है? क्या हम कभी दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। जिससे आप आज उठा के देख लो कि किसान पूरी तरह से किसी चीज से परेशान है तो पौधों के रोग से, अपनी फसलों के रोग के कारण वो काफी परेशान। मैग्नीज, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोरान, बोरान वो होता है साहब, कोशिका के विभाजन के कार्य में मदद करता है। अब कोशिका का विभाजन क्या होता है, तो एक चीज जान लीजिए, डीप में नहीं जाएंगे, कि कोशिका का विभाजन अगर नहीं होगा तो ना ही इंसान का विकास होता है और ना ही पौधों का विकास, उनकी का विकास रुक जाता है। चतुर्दिक विकास, संपूर्ण विकास उनका पूरी तरह से रुक जाता है। बोरान का कार्य ये प्रजनन में वृद्धि करता है। अब जब प्रजनन क्रिया में वृद्धि होगी तब फल ज्यादा आएंगे, तभी मादा फूलों की उत्पत्ति होगी, परागकण तभी जो है कि पूरे खेत में एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच पाएंगे। ये बोरान का कार्य है। बोरान अगर की कमी हुई तो हम जो ये उम्मीद करते हैं कि हमारी फसलें अच्छा पैदावार दें, नहीं दे पाएंगे। मेलिब्डेनम,
पौधों में नाइट्रोजन को प्रोटीन में रूपांतरित करने का जो काम करता है वो तत्व होता है मेलिब्डेनम। अब मेलिब्डेनम की कमी रह गई अगर धरती में, तो जो नाइट्रोजन हम दे रहे हैं वो या तो नष्ट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, या तो फिर तमाम कण बन करके मिट्टी में कहीं पड़ा रहेगा। वो प्रोटीन जो पौधों को प्रोटीन चाहिए उसमें निर्मित नहीं हो पाएगी अगर मेलिब्डेनम की कमी हुई तो। अब फर्टिलाइजर जो हम देते हैं उसमें क्या होता है, जैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश देते हैं, तो जब हम म्यूरेट ऑफ पोटाश देते हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश देते हैं या सुपर फास्फेट देते हैं, तो अक्सर आप जो हम अलग अलग से ये मिलाते नहीं, हम कॉम्प्लेक्स खाद देते हैं। अब एनपीके 1846-0 जिसको हम कहते हैं डीएपी, डाई में जो पोषक तत्व होता है वो क्या होता है, 18% नाइट्रोजन, 46% पोटेशियम, सॉरी 46% नाइट्रोजन, 18% पोटेशियम। उसके बाद 12-32-16, 18-18-10, 10-26-26, 19-19-19, ये कॉम्बिनेशन जो बना के दिया गया है वो क्या है कि एनपीके, इसमें इस कॉम्बिनेशन में कितना कितना क्या है, 12-32-16 देते हैं, 12% उसमें नाइट्रोजन होता है, 32% पोटेशियम होता है और 16% इसमें कैल्शियम होता है। तो इस तरह से जो हम खाद देते हैं, ऑर्गेनिक गोबर की खाद देते हैं, केचुए की खाद देते हैं, तो जो ऑर्गेनिक खेती जो होती है वो वास्तव में इन सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाती है। बहुत सारे बीमारियां भी आती हैं अगर हम हमारी मिट्टी का जो संतुलन है वो सही नहीं रहा, तो बहुत सारी बीमारियां, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरल, जड़ की बीमारी, बहुत सारे कीट, क्योंकि होता है ना कि कमजोर आदमी जब होता है तो उसके ऊपर बीमारियों का असर ज्यादा होता है। अगर हमारी मिट्टी सही रही तो हमारे पौधे मजबूत होंगे, पौधे मजबूत होंगे तो उस पर बीमारियां कम आएंगी। अब इस सारी चीजों को जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनकी पूर्ति करने के लिए हरित संजीवनी ने एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट हमारे बीच में लाए, हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ। ये 500 ग्राम में आता है और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हमारी मिट्टी के संतुलन को बहुत ही शानदार बना के रखती है। हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ का जो यह पूरी तरह से हमारी मिट्टी में जो जो तत्व जितना जितना परसेंट प्राकृतिक रूप से चाहिए उन्हें बेहतर संतुलन बना करके हमारी फसलों को अच्छी तरह से पौधों तक की जड़ों तक पहुंचाते। अब देना कैसे है इसको, आप खाद में अपने मिला करके इसे छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि इसे घोल करके आप ड्रिपिंग विधि द्वारा भी अपने खेतों में, ये जमीन में देने के लिए ऐसा ध्यान रहे कि ये मिट्टी का ट्रीटमेंट है और मिट्टी में ही देना है, तो घोल करके ड्रिपिंग द्वारा अपने फसलों में दे सकते हैं। इस तरह से घोल करके
आप पौधों को की जड़ों में इसको आप दे सकते हैं। जब फसल की बुआई या रोपाई आप करने जा रहे हैं तो उस समय सॉइल हेल्थ का पहला डोज दें। यहाँ गन्ने की का चित्र दिखाया गया आपको, लेकिन यह हर फसल की बुआई के समय इसे आप दे सकते हैं। सभी प्रकार की सब्जियों में की बुआई के समय और उसके बाद 30 दिन बाद इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। जैसे चाय में की खेती करने वाले किसान इसका प्रयोग करके बढ़िया लाभ उठा सकते हैं। गन्ने की खेती करने वाले किसान इसका प्रयोग करके अच्छा लाभ उठा सकते हैं। गेहूं की खेती अभी बहुत ही पीक सीजन चल रहा है साहब। सॉइल हेल्थ और हरित संजीवनी पार्ट 1 ये दोनों मिलाकर के अगर गेहूं की बुआई करें तो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार पैदावार होगी। धान की खेती पीछे बीत चुकी है, मक्का की खेती इसमें भी इसका प्रयोग किया जाएगा। अब हरित संजीवनी पूरी तरह से हर फसल में हम जब देते हैं तो ये क्या करता है, ये फलों की गुणवत्ता को बढ़ा देता है, फलों की पैदावार को बढ़ा देता है, जिससे लगभग बहुत अच्छी फसल हम पैदा कर सकते। अब इसे देना क्या, अगर पौधों में दे रहे हैं बड़े पेड़ों में, तब इसे कब देना है? पहला डोज जब बाहर आ रहा हो, यानी जब उसमें फूल आ रहा हो, या आम का पौधा लिया गया है, लेकिन किसी भी पौधे में जब फूल आ रहा हो उस समय इसे घोल करके दिया जाएगा। दूसरा इसका जो खुराक देना है कि पहले खुराक के 30 दिन बाद बड़े पौधों में फिर से रिपीट करना है। छोटे पौधों में जरूरत नहीं है, सब्जियों में जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े पौधों में, फलदार वृक्षों में इसे जब फल आने का समय होता है दोबारा रिपीट कर दें 30 दिन बाद, ताकि ये फलों की साइज को बेहतर बना सके। और जब उसको खुराक मिलेगा तो ये फलों की साइज को बेहतर बनाएगा, ये गिरने से, फलों को गिरने से रोकेगा और बहुत ही खुशबूदार और स्वादिष्ट बनाएगा। ये 500 ग्राम प्रति एकड़ के पैक में के लिए आता है साहब। ये 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए होता है, जिसकी एमआरपी है 1200 रुपए। और जैसा कि आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो जो ही जेआरसीएम आपने बोला तो ये 900 रुपए का पड़ेगा और 675 बीबी भी मिलेगा। तो साथियों, ये अगर हम अपने किसानों की मिट्टी के बारे में सही तरीके से जानकारी, देखिए खेती तो सभी लोग कर रहे हैं, खेती तो सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हैं। बस भाग रहे हैं सर। हमने बताया कि आज खेती उस तरह से हो रही है जैसे कि लोग दूसरे का देखते हैं और डालते चले जाते हैं, वो डाल रहा है मैं भी डालूंगा, और जाकर के दुकान से, तो आज तक दुकान पे जाकर के ये सारी चीजें नहीं मिलती। तो साथियों, समय बहुत ज्यादा हो चुका है, फिर कभी इस पे डिटेल से बात